कन्फेशन को समझने के लिए। आज वो दिन दोस्तों आ गया है जब हम उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करेंगे प्रोविजंस के ऊपर। आज ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कन्फेशन के सेक्शंस के ऊपर, जिसमें कन्फेशन के बारे में जो भी सेक्शन दिए गए हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उन कुछ सेक्शंस को देखेंगे। अगर मैं आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करूं कि क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो हम बच्चे आज बात करेंगे, आज हमारा जो एजेंडा रहेगा, जो जिस एम के साथ मैं आपके सामने आया हूं, वो ये है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सेक्शन नंबर 24, 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट, और सेक्शन 28। तो आप देख पा रहे हो कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक साथ हमने इतने सारे प्रोविजंस को खत्म किया है, एक साथ कवर किया है, पर आज हम ये करने जा रहे हैं। क्यों? पर्पस क्या है? बच्चे, ये जितने भी सारे सेक्शंस हैं, स्पेशली 25, 26 और 27 और 28, ये एक दूसरे से इतनी क्लोजली जुड़े हुए हैं ना कि अगर मैं कहीं पे भी डिस्कशन रोकूंगा और कल के लिए छोड़ूंगा, वो जो हमारा कंटिन्यूटी है, अंडरस्टैंडिंग का जो कंटिन्यूटी है, वो टूट जाएगा और कहीं ना कहीं हम डिससेटिस्फाइड जाएंगे घर पे कि बात पूरी नहीं समझ में आई। इसलिए आज का एजेंडा बड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर वाला सेगमेंट हमने आज रखा नहीं है। आज पूरा का पूरा एम हमारा एक ही है, एक ये सारे के सारे सेक्शंस कंप्लीट करने हैं, 24, 25, 26, 27, 28 कंप्लीट करने हैं। मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, समझने हैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज। पहला। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो आपने पढ़ा होगा पर आज समझेंगे उसको, अग्नु नगेशिया का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हम सीधा सीधा इंटरेक्शन देखेंगे सेक्शन 25, 26 और 27, इन तीनों के इंटरेक्शन का। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप सभी लोग तैयार हैं, कॉपी पेन तैयार है, सब कुछ रेडी है, तो एक बार यस बोल दो, वाई टाइप कर दो। मैं शुरू करता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, आज कुछ नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ जूम पे, उनका पहला क्लास होगा, पहला एक्सपीरियंस होगा, तो वेलकम बच्चे। आपको रूल्स पता है, कोई भी अगर सवाल है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, तो मैं बीच बीच में आपको मौके देता रहूंगा। हर पॉइंट पे आपका कोई भी क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री फील करना है, माइक्रोफोन ऑन करना है, अपना सवाल पूछना है, ठीक है? बस चलो करते हैं शुरू। ये एक मतलब एक दोबारा से फ्लैशबैक है आपके लिए। इस पे हमने बहुत ज्यादा अपना एफर्ट दिया था लास्ट क्लासेस में। देख लेते हैं एक बार कन्फेशन होता क्या था, अगर आप लोग भूल गए हो तो। एक कन्फेशन बच्चे एडमिशन ही होता है, एक प्रकार का एडमिशन होता है कन्फेशन। मैंने आपको बताया था, आपको ये ड्राइंग याद रखनी है। सबसे बड़ा स्क्वायर किसका? स्टेटमेंट का। उससे छोटा स्क्वायर किसका? एडमिशन का। उससे छोटा स्क्वायर किसका? कन्फेशन का। तो कन्फेशन जो है वो एक तरीके का एडमिशन ही होता है। और सबको पता है कि एडमिशन के लिए स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर। पर कोई भी एडमिशन कन्फेशन कब बनता है, इसी बात को मैंने रिवाइज कराना है आपको। कोई भी एडमिशन कन्फेशन तब बनता है या तो जो एडमिशन किया गया है उसमें ऑफेंस को ही कबूल कर लिया गया हो, या फिर जो फैक्ट्स ऑफेंस बनाते हैं, जो सीधे सीधे साबित करते हैं कि इसी ने अपराध किया है, उनको कबूल लिया हो। इन दोनों में से किसी एक तरीके का एडमिशन हो। यहां तो बंदा सीधे सीधे बोल दे कि मैंने ही क्राइम किया है, तो जिसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो सीधा सीधा कन्फेशन हो गया। या फिर वो ऐसी बातों को मान ले जिसको सीधे तौर पे लगता है कि इसी ने ही क्राइम किया है। तो दोनों स्थितियों में एक एडमिशन कन्फेशन बन जाता है। पहचान क्या है? कन्फेशन एक ऐसी स्थिति है जो ऐसी बातें बोल देता है व्यक्ति जिससे पीछे आना या फिर उस केस में आगे जाके बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। डायरेक्टली क्या होती हैं? आपकी कल्पेबिलिटी पे, आपकी इन्वॉल्वमेंट पे, उस अपराध में इंडिकेट करती हैं सीधे तौर पे। ये होती है कन्फेशन। क्या हम सब लोग क्लियर हैं कन्फेशन के बारे में? यस सर। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक सेक्शन में यही बात आएगी। ठीक है, अब शुरू हो जाओ। अब होता है आज का लेक्चर शुरू। पहला जो सेक्शन है
हमारा सेक्शन 24 बड़ा ही आसान है, मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ ये कई बार कि आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ कठिन है, पर मैं आज बोल रहा हूँ बड़ा ही आसान है। बस उसकी नर्व्स को समझो। देखने में लगेगा कि इतनी सारी बातें हैं, बहुत बड़ा सा सेक्शन है, नहीं है, बहुत सिंपल सा सेक्शन है और बहुत लॉजिकल, बहुत सीधी बात कहता है। देखो क्या कह रहा है सेक्शन 24, हेडिंग को बहुत ध्यान से देखा करो। सेक्शन 24 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है और आपको नोट्स में भी यही चीज 3 चीजों को लिखना है हेडिंग में और किसी चीज को नहीं लिखना, क्योंकि यही है जो है। इंड्यूसमेंट के बारे में उत्प्रेरणा, थ्रेट के बारे में धमकी और प्रॉमिस के बारे में वचन। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये जो 3 स्थितियां हैं इनके बारे में बात करता है क्या सेक्शन 24। किस कंटेक्स्ट में बात करता है? कन्फेशन के कंटेक्स्ट में बात करता है। अब देखो कन्फेशन का इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से और प्रॉमिस से क्या रिश्ता हो सकता है, और अगर रिश्ता होता है तो उसका कानूनी प्रावधान क्या है, ये समझते हैं। कोई भी बच्चे स्टेटमेंट है वो देखना, मेरा स्टाइल ही वही है कि मैं कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक पे। एक स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, वो स्टेटमेंट ऐसी है जो या तो एडमिट कर रही है किसको? ऑफेंस को, या फिर ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर रही है जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब क्या है? इतनी चीज का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, बताओ जल्दी से। कन्फेशन है सर। कन्फेशन है सर। एक स्टेटमेंट है जो एडमिट कर रही है या तो ऑफेंस को या ऐसे फैक्ट्स को जो ऑफेंस बनते हैं, तो मतलब एक कन्फेशन है। अब बढ़ो आगे। ये जो कन्फेशन आ रहा है बच्चे, ये किससे आ रहा है? एक्यूज्ड से आ रहा है। मैंने आपको पिछली आईपीसी की क्लास में इस एक्यूज्ड शब्द का मतलब बताया था कि एक्यूज्ड इस शब्द का मतलब क्या होता है और एक कन्विक्ट से कैसे अलग होता है। तो आप, अगर आपको याद हो और अगर आप अपने नोट्स को क्रॉस चेक करोगे तो आप पाओगे एक्यूज्ड एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई आरोप लगा है, कोई एलिगेशन लगा है। उसका जो आरोप है, उसका जो अपराध है, अभी साबित नहीं हुआ है, केवल उस पर आरोप लगा है। तो हमारा जो सेक्शन 24 है वो जिस कन्फेशन की बात कर रहा है वो एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो किसी अपराध का आरोपी है, एक्यूज्ड व्यक्ति है। पहली रिक्वायरमेंट तो हो गई क्या कि जो कन्फेशन है वो एक एक्यूज्ड पर्सन से आना चाहिए। अगर वो एक्यूज्ड पर्सन से नहीं आ रहा है तो सेक्शन 24 की दोस्तों कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। अपने नोट्स में बहुत क्लियर लिख लो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 24 यही है कि वो जो स्टेटमेंट है जिसमें ऑफेंस को एडमिट किया जा रहा है या ऐसे फैक्ट्स को एडमिट किया जा रहा है जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो एक्यूज्ड से आ रही हो। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं इस शब्द पे क्योंकि आने वाले सेक्शंस में ये चीज थोड़ा सा आगे पीछे होगी, इसलिए 24 के लिए ये जरूरी है कि वो एक्यूज से आनी चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो कन्फेशन है जो एक्यूज से आ रही है इसका रिश्ता किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से होना चाहिए। किससे? क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो प्रोसीडिंग चल रही हैं वो क्रिमिनल नेचर की होनी चाहिए, दांडिक कार्यवाही होनी चाहिए। मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स में कोई भी रोल नहीं है सेक्शन 24 का। ठीक है, तो पहली चीज एक्यूज से आनी चाहिए, दूसरी चीज क्रिमिनल प्रोसीडिंग से होनी चाहिए। अब देखो, ये जो कन्फेशन है, ये जो एक्यूज से आ रहा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, इसका सीधा सीधा संबंध किससे होना चाहिए? देखो, इतनी सारी रिक्वायरमेंट किसी सेक्शन में नहीं है जितनी 24 में है। सीधा सीधा संबंध इन स्टेटमेंट्स का जो कन्फेशन है किससे होना चाहिए? चार्जेस से, चार्जेस से। अब आप देखो कैसे कानून आपको घुमा रहा है। पहले क्या कह रहा है? वो व्यक्ति एक्यूज होना चाहिए, और क्या कह रहा है? जो स्टेटमेंट है वो चार्जेस से जुड़ी होनी चाहिए। चार्जेस मतलब क्या होता है? जिस चीज के उस पे आरोप लगे हैं कि उसने मर्डर किया है, कि उसने रेप किया है, कि उसने थेफ्ट किया है, कि उसने किडनैपिंग की है, कि उसने रॉबरी की है। जो भी आरोप है उसके ऊपर, जो भी एलिगेशन है जिसकी वजह से वो अक्यूज बना है, समझो बात को,
जो भी आरोप है, जो भी एलिगेशन है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति एक्यूज बना है, स्टेटमेंट जो है, जो कन्फेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, उसका सीधे तौर पे संबंध किससे होना चाहिए? उन आरोपों से होना चाहिए। सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, पढ़ने में बड़ा ही आसान लगता है, बट इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो स्टेटमेंट है वो कन्फेशन तभी बनेगी बच्चे, वही स्टेटमेंट किसी एक्यूज पर्सन की कन्फेशन बनेगी जिसका सीधा सीधा संबंध किससे होगा? चार्जेस से होगा। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट्स। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें अपराध को एडमिट कर लिया है या ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर लिया है जो अपराध कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब वो एक कन्फेशन है। वो एक्यूज से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो कन्फेशन है उसका सीधा रिश्ता चार्जेस से होना चाहिए। अब अगर ये जो स्टेटमेंट है जो एक्यूज से आ रही है, जिसका सीधा संबंध चार्जेस से है, अगर इस स्टेटमेंट की वजह, क्या शब्द बोला बच्चे मैंने? वजह। अगर इस स्टेटमेंट देने का रीजन कोई इंड्यूसमेंट है, किसी तरीके का कोई भी लालच है, और लालच मतलब केवल पैसों वाला नहीं, किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट है, या फिर किसी भी तरीके का थ्रेट है, डर है, किसी भी तरीके का भय है, या फिर किसी भी तरीके का वादा है, अगर किसी भी स्टेटमेंट के पीछे जो कन्फेशन बन रही है, जो एक्यूज ने दी है, जो सीधे तौर पे चार्जेस से जुड़ी है, अगर उनके पीछे की वजह इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, लालच, धमकी, डर या फिर कोई वादा, कोई प्रॉमिस है, तब अप्लाई होता है सेक्शन 24। क्या क्या चाहिए? एक कन्फेशन होना चाहिए। किससे आना चाहिए? एक एक्यूज पर्सन से आना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। सीधा संबंध किससे होना चाहिए? चार्जेस से होना चाहिए। और आखिरी वजह क्या होनी चाहिए? इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस। अगर ये पांच की पांचों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं किसी भी सिचुएशन में, तो सेक्शन 24 लागू होगा। और अगर सेक्शन 24 लागू होता है तो उससे क्या होगा? उससे क्या क्या फायदा हो जाता है कि जो भी कन्फेशन दी गई है वो मान्य नहीं होगी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ये इफेक्ट है सेक्शन 24 का, कि जो भी कन्फेशन दी गई, जो भी स्वीकृति करी गई, जो भी चीज मान ली गई जिसकी वजह से किसी को सजा हो सकती थी, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई। पर हमको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आया था, ये किसी भी एवं व्यक्ति से ना आया हो, किसी भी राह चलते व्यक्ति से ना आया हो, ये एक ऐसे व्यक्ति से आया हो जो अथॉरिटी में है। अब इसको समझना बड़ा टिपिकल है, इस बात को समझना बड़ा टिपिकल है कि इसका मतलब क्या है। अ पर्सन इन अथॉरिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी में है, इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका बड़ा ही सीधा सा, बड़ा ही साधारण सा मतलब है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 50 डेफिनेशन रेफर नहीं करनी। एक व्यक्ति को अथॉरिटी में तब माना जाता है जो व्यक्ति किसी भी वजह से, चाहे किसी रिलेशन की वजह से, चाहे उसकी पोजीशन की वजह से, दूसरे व्यक्ति पे हावी होता है। ए और बी, ये दो लोग जुड़े हुए हैं, ए के रिलेशन में बी को इन अथॉरिटी तब बोल सकते हैं जब ये बी, इन दोनों में जो बीच में रिश्ता है उसकी वजह से, रिलेशन की वजह से, या बी की जो पोजीशन है ए के संबंध में उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बी जो है पावर रखता है ए के ऊपर। ऐसी स्थिति है तब हम बोलते हैं कि वो एक व्यक्ति है जो अथॉरिटी में है। इसलिए
इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस तो होना ही चाहिए, पर ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एक ऐसे व्यक्ति से आना चाहिए जो व्यक्ति ऑथोरिटी में हो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको कि ऐसे व्यक्ति से आना चाहिए जो अथॉरिटी में हो? ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। नो सर। यस सर, यस सर। सर मैं नहीं समझा। ठीक है, मैं अब भी देखो, नहीं समझा सर। हाँ, प्रैक्टिकली देखो, मैं कोई एक बंदा है, एक्स बंदा है, वो एक्यूज्ड है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसने कोई कन्फेशन किया है। अब मैं उसे कोई इंड्यूसमेंट दे रहा हूं या मैं उसे डरा रहा हूं, डराने का ले लो, थ्रेट का एग्जांपल ले लो। वो मुझे जानता भी नहीं, मैं गया, मैंने उसको मैंने कहा देख भाई, अगर तुमने ये बात को नहीं कबूला तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा, और मैं वहां से चला जाता हूं। अब वो इसके बाद में कन्फेशन दे देता है। ऐसी स्थिति में ये तो देखना पड़ेगा ना कि मेरा और उस व्यक्ति का जिसको मैंने धमकाया उसका संबंध क्या है। क्या किसी भी तरीके से मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं उसे डरा सकता हूं? क्या मेरे बोल देने से केवल कोई दूसरा व्यक्ति वो कर देगा क्या जो मैं चाहता हूं? वो मुझसे तभी तो डरेगा जब मेरा संबंध उससे कुछ ऐसा होगा जिससे उसे लगे कि मैं उसका कुछ बिगाड़ सकता हूं। अगर मैं ऐसी पोजीशन में हूं कि उसको डर लगे अगर मैं थ्रेट दे रहा हूं, तो उसको भरोसा हो अगर मैं लालच दे रहा हूं, तो उसको भरोसा हो अगर मैं उससे कोई वादा कर रहा हूं, तो तभी तो अब रोड चलता आदमी वादा कर जाए कि तुम कन्फेशन कर दो, तुम्हारे घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे देंगे। अरे कन्फेशन थोड़ी ना कर देगा कोई, तभी तो करेगा जब उन दोनों का संबंध ऐसा होगा कि उसे उस बात पे भरोसा होगा। या फिर अगर डरा रहा है तो उसे डर लगेगा। संबंध का होना बहुत जरूरी है कि ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जिस व्यक्ति से आ रहा है और जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक की बात का दूसरे पे प्रभाव पड़े। अब समझ सर। आया? सर हम्म, एग्जाम्पल के तौर पे ये ले सकते हैं ना, जैसे अथॉरिटी मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है और कोई एक्यूज्ड है कस्टडी में, तो ये तो एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी 2 है। आधार बताए मैंने आपको, और इन 2 आधारों में हर सिचुएशन कवर होती है अगर आप उनको सही से समझो। कोई भी व्यक्ति ऑथोरिटी में 2 तरीके से आ सकता है, या तो उसका संबंध ऐसा है, रिलेशन ऐसा है, रिश्तेदार है, कोई बड़ा है, कोई ऐसी रिलेशनशिप ऐसा है इसका, बॉस एम्प्लॉई, ऐसी सिचुएशन। या फिर उस व्यक्ति की पोजीशन ऐसी है, स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर पावर रखता है, एक मकान मालिक है, एक किराएदार है, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, ऐसा संबंध है जिसमें एक का प्रभाव है दूसरे के ऊपर। ये दोनों ही स्थिति पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है सर फिडुशियरी रिलेशनशिप भी आ गया ना इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तो बहुत प्राइम एग्जाम्पल है अथॉरिटी का। ये बात समझ में आ गई? कंटिन्यू करूं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आ रहा है किससे? एक ऐसे व्यक्ति से जो अथॉरिटी में है, वो चाहे रिलेशन के बेसिस पे हो, वो चाहे पोजीशन के बेसिस पे हो। इतना भी काफी नहीं है बच्चे। इसके बाद जो हमारा कोर्ट है उसका रोल आता है, और ये जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया गया था, कोर्ट उसको जज करेगा और ये देखेगा कि जो भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया गया है, क्या वो काफी था, सफिशिएंट था, या रीजनेबल था, उचित था, कि उसकी वजह से उस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया है। देखो, दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ। कोर्ट को यह भी तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसी भी कन्फेशन देने की वजह केवल वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस था, तभी तो सेक्शन 24 लगाएंगे। मानो एक ऐसी सिचुएशन है, देखो कोई ए व्यक्ति है, ध्यान से देखना, कोई ए व्यक्ति है, ये एक्यूज्ड है हमारा, ये मूड बना के बैठा है पहले से ही कि मुझे क्या करना है, कन्फेशन करना है, पहले से ही मूड बना के बैठा है, डिसाइड कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में वो पहले से ही मूड बना के बैठा है।
अब ये एक्स व्यक्ति आया, ये एक ऐसा पर्सन है जो इन ऑथोरिटी है, इसने इस ए व्यक्ति को कोई इंड्यूसमेंट दिया कि तू कन्फेशन कर दे। अब ए ने, मानो एक्स ए जो है वो मूड बना के बैठा था कि उसे कन्फेशन देना, मानो ये 1 तारीख की बात है, 1 जनवरी 2021। एक्स है जो उसने इंड्यूसमेंट दे दिया 2 तारीख को जनवरी 2021। अब जो ए जो है वो कन्फेशन कर लेता है, ए जो है कन्फेस कर लेता है किसके पे, 3 तारीख को। अरे बिल्कुल ठीक बात है कि कन्फेशन भी हुआ है, एक्यूज से आया है, चार्जेस से जुड़ा हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस है, एक ऐसे पर्सन से आ रहा है जो अथॉरिटी में है। पर यह भी तो देखना पड़ेगा कि ये जो कन्फेशन आखिरी में किया गया है 3 तारीख को, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह इंड्यूसमेंट है जो 2 तारीख को दी गई है एक्स के द्वारा, या फिर ए ने पहले ही डिसाइड कर रखा था, उसकी खुद की मनमर्जी है? सेक्शन 24 तो तभी अप्लाई होना चाहिए ना जब इस कन्फेक्शन की केवल यही वजह हो, इंड्यूसमेंट ही वजह हो। केवल इंड्यूसमेंट देने की वजह से हम ये थोड़ी ना मान लेंगे कि ए की अपनी मनमर्जी कुछ रही ही नहीं। सोचो ऐसे क्या होगा कि कोई भी हर केस में इंड्यूसमेंट दे देगा तो वो कन्फेशन को खत्म कर दोगे क्या? नहीं, उस कन्फेशन का, उस इंड्यूसमेंट का, थ्रेट का, प्रॉमिस का इंपैक्ट क्या था उस व्यक्ति के ऊपर? क्या वही वजह बने? क्या उसी की वजह से कन्फेशन किया कि नहीं, कि वजह कुछ और है? अगर कुछ और वजह है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं है, तो सेक्शन 24 लागू नहीं होता है। और ये जिम्मेदारी किसकी है पता लगाना? कोर्ट। कोर्ट को क्या लगता है? अगर कोर्ट को लगता है कि केवल उस इंड्यूसमेंट, केवल उस थ्रेट और केवल उस प्रॉमिस की वजह से कन्फेशन दिया गया है तो 24 लगाएगा। पर अगर कोर्ट को अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल जाता है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह नहीं है बल्कि वजह कुछ और है, या फिर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस तो वजह है, उनके साथ साथ कोई और भी वजह है, अगर ऐसा है तो कोर्ट सेक्शन 24 को अप्लाई करने से मना कर सकता है और उस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोर्ट का रोल समझ पा रहे हैं हम लोग? लॉजिक समझ पा रहे हैं कि कोर्ट को लगना चाहिए वजह क्या है कन्फेशन की? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे अगर ये बात समझ में आई है तो। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, बिल्कुल आखिरी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल लास्ट रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखना। सारी बातें मान ली अभी तक की, बच्चे म्यूट कर लो सभी लोग, सारी बातें मान ली, स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, एक्यूज से आ रही है, सारी चीजें हमने मान ली, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, चार्जेस से जुड़ी हुई है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस दिया गया था, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया था जो अथॉरिटी में, कोर्ट को भी लगता है कि वो सफिशिएंट है, रीजनेबल है, पर इतना भी काफी नहीं है। एक आखिरी चीज जिसका एविडेंस होना चाहिए वो ये है कि जो भी व्यक्ति ने, और ये सबसे टिपिकल रिक्वायरमेंट है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति ने कन्फेशन दी है इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से, उसके पीछे केवल 2 कारण होने चाहिए। या तो वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से कन्फेशन देके अपना कोई फायदा करना चाहता था, ध्यान से देखो बच्चे, या तो वो व्यक्ति, वो एक्यूज्ड व्यक्ति उस कन्फेशन को देके कोई अपना कोई फायदा करना चाहता था, या फिर अपने आप को किसी नुकसान से बचाना चाहता था। देखो बच्चे, डिटेलिंग देखो, एविडेंस एक्ट की ब्यूटी देखो। यह भी जरूरी है कि जो व्यक्ति ने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से कन्फेशन दिया, उसने जो कन्फेशन देने की वजह इन 2 में से केवल एक ही होनी चाहिए, मतलब यहां दोनों में से कम एक वजह होनी चाहिए। या तो वो उस कन्फेशन को देके अपना कोई फायदा कर रहा है, या अपने आप को किसी नुकसान से बचा रहा है। फायदा कैसे होगा? मानो किसी ने लालच दिया है कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे, कन्फेस कर लोगे, तो मैं आपके बच्चे को
पूरी उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा जीवन भर। इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट के बाद उसने कन्फेशन दिया, ये सोच के दिया कि उसका फायदा होगा। उसका फायदा मतलब उसके बच्चे का फायदा, उसके परिवार का फायदा, गेन एडवांटेज। वहीं किसी व्यक्ति ने, पर्सन इन अथॉरिटी ने कहा कि तुम कन्फेशन कर दो वरना तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसने कन्फेशन कर दिया, क्यों? अपने परिवार को बचाने के लिए, अवॉइड इविल। तो इन दो में से कोई एक लक्ष्य होना चाहिए उस व्यक्ति का जो कन्फेशन कर रहा है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस की वजह से। या तो अपना कुछ फायदा कर रहा है या अपने आप को किसी नुकसान से बचा रहा है। असली में फायदा हुआ या नहीं, असली में उसने खर्चा उठाया नहीं उठाया बेटे का, असली में उसने उसका परिवार खत्म कर दिया या नहीं कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा था। क्या वो ये सोच रहा था कि मैं कन्फेशन कर देता हूं मेरा बच्चा पढ़ लिख जाएगा? क्या वो सोच रहा था मैं कन्फेशन कर देता हूं मेरा परिवार जीवित बच जाएगा? अगर हां तो 124 लागू होता है, अगर ना तो 124 लागू नहीं होता है। अब बताओ, ये समझ में आई बात, गेन एडवांटेज और अवॉइड इविल वाली? यस बोले, वाई टाइप करे। यस सर। यस सर। अब मैं पूरा सेक्शन फर्स्ट रिक्वायरमेंट से लेकर लास्ट रिक्वायरमेंट तक एक साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, और अपनी इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं कोई चीज गलत तो नहीं समझ लिया आपने, और अपने नोट्स को भी क्रॉस चेक कर लेना। बहुत ध्यान से देखना बच्चे। बच्चे कोई स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ऐसी है जो कोई ऑफेंस एडमिट कर ले रही है, या ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर ले रही है जो ऑफेंस बनते हैं, मतलब वो एक कन्फेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कन्फेशन होना चाहिए। दूसरा, ये जो कन्फेशन है किससे आ रहा है? एक एक्यूज व्यक्ति से आ रहा है। एक्यूज व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगे हुए हैं। जो प्रोसीडिंग है वो कौन से नेचर की है? क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग है, सिविल में कोई काम नहीं है इसका। जो कन्फेशन दी गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है, उसका सीधा सीधा संबंध किससे है? आरोपों से है, जो भी आरोप लगे हैं इस एक्यूज व्यक्ति पे, चार्जेस से है। ठीक है, और ये जो कन्फेशन है इसकी वजह इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस हो सकती है, मतलब उसमें कोई ना कोई इस एक्यूज व्यक्ति को इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट या फिर प्रॉमिस किया गया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण कि ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस जो किया गया है वो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो अथॉरिटी में है। मतलब अथॉरिटी चाहे वो रिलेशन से आ रही हो चाहे वो पोजीशन से आ रही हो, मतलब एक इन्फ्लुएंसिव पोजीशन में है। और बहुत महत्वपूर्ण, ये जो भी कन्फेशन दी गई है इस एक्यूज व्यक्ति के द्वारा, और ये जो भी इंड्यूसमेंट दी गई है इस पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा, ये सफिशिएंट लगनी चाहिए, पर्याप्त लगनी चाहिए, रीजनेबल लगनी चाहिए, उचित लगनी चाहिए। किसको? न्यायालय को, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो कन्फेशन दिया गया है उसकी वजह वही इंड्यूसमेंट, वही थ्रेट, वही प्रॉमिस है जो एक पर्सन इन अथॉरिटी से गया है, कोई और वजह नहीं है। और आखिरी, जो व्यक्ति कन्फेशन कर रहा है, जो एक्यूज व्यक्ति है, उसकी कन्फेशन करने की वजह अपने आप को कोई फायदा पहुंचाना होगी या फिर अपने आप को किसी नुकसान से बचाने की होगी। क्या हम सब ये सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाए हैं? यस सर। यस सर। होगा तो सर कन्फेशन होगा या नहीं होगा? क्या बच्चे, एक बार रिपीट करो शुरू से। सर ने बोला कि सब पॉइंट फुलफिल होगी तो कन्फेशन होगा। वही, यही इसी बात पे आ रहा था, वही मैं पूछने वाला था। अगर ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं तो वो जो कन्फेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एक
मन चाहा, मन मर्जी से दिया हुआ कन्फेशन नहीं है, वो एक इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से आ रहा है, जो कि एक पर्सन इन अथॉरिटी से दिया गया है। जो कन्फेशन दे रहा है वो अपना कोई फायदा या नुकसान से बचाने के लिए दे रहा है, अपनी मन मर्जी से नहीं दे रहा है, इसलिए वो कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है? यस बोलेंगे सभी लोग, वाई टाइप करेंगे। यस सर। ठीक है, ये था बच्चे हमारा सेक्शन 24। एक जुड़ी हुई बात है, अगर आप इस चीज को समझ पाओ, वैसे समझ लोगे अगर सारी रिक्वायरमेंट समझ ली हैं, बस एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ता है कोर्ट को, कोर्ट की जिम्मेदारी है ये जो भी फायदा अपना कराने के लिए उस व्यक्ति ने कन्फेशन दी है, एक्यूज ने, और जो भी नुकसान जिससे उस अपने आप को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने कन्फेशन दी है, उसका सीधा सीधा जो संबंध होना चाहिए वो किसी ऐसी बात से ही होना चाहिए जो प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चन में है। अब ये क्या है? घबराना मत, मैं बताऊंगा, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर। ये जो भी फायदा या नुकसान जिसको ध्यान में रखते हुए जिस व्यक्ति ने कन्फेशन दिया है, उसका सीधा संबंध भी उस केस से ही होना चाहिए, उस प्रोसीडिंग से ही होना चाहिए। अब यहां आता है सवाल। सर जैसे कि इसमें कोई न्यायालय में बात दायर किया गया है जिस संबंध में भी, तो उसी संबंध में जो बयान दे रहा है उसी संबंध में होना चाहिए। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट वक्त जो जिसने एक्सीडेंट किया है वो कहाँ पे उपस्थित था, तो झूठा कोई भी जो प्राधिकारी है वो उससे बोल सकता है कि तुम ऐसा कन्फेशन कर दो कि मैं उस समय वहां पर उपस्थित था। तो अगर वो उस प्रकार का वचन दे देता है और वो कन्फेशन कर देता है, तो न्यायालय को अगर उचित लगता है कि हाँ ये इन आधारों पे इसने कन्फेशन दिया हुआ है, यानी कि जो झूठा कन्फेशन है, तो उसको वो अमान्य ठहरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने की बात बहुत सिंपल सी है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, अब आपको पकड़ना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि तुम ये कन्फेशन कर दो, मैं आपके बच्चे का पूरे एजुकेशन का खर्चा उठा दूंगा जीवन भर, आप ये कन्फेशन कर दो नहीं तो मैं आपके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, ये बातें या ये इंड्यूसमेंट या फिर थ्रेट तभी ग्राउंड बनेंगे सेक्शन 24 के अंदर। ठीक है, तभी ग्राउंड बनेंगे सेक्शन 24 के अंदर अगर इन बातों का उस बच्चे की एजुकेशन का या फिर परिवार को जान से मारने का कोई भी संबंध होगा किस चीज से, जिस बारे में केस चल रहा है, जिस केस में वो व्यक्ति एक्यूज्ड है। ये सबसे खतरनाक रिक्वायरमेंट है समझना। ये जितनी भी स्टोरी हमने दिमाग में घुमाई, ये सबको कॉन्फ्लिक्ट में डालती है। ऐसे समझो, एक कन्फेशन दिया गया है, एक एक्यूज्ड व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिया गया है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंडर दिया गया है। जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है वो एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा था जो अथॉरिटी में है, और ये जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस है, इसकी वजह से जो व्यक्ति है अपना कोई फायदा करा रहा था या अपने आप को किसी नुकसान से बचा रहा था। यहीं पे बस एक बात डालनी है अपने आइडिया में, ये जो भी फायदा अपना करना चाह रहा था या जिस भी नुकसान से अपने आप को बचाना चाह रहा था, वो सीधे तौर पे जुड़े होने चाहिए उस केस से। बाहर की कोई भी चीज कि अगर तुम कन्फेशन कर दोगे तो मैं पूरे जीवन तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखूंगा, इज नॉट अ प्रॉपर इंड्यूसमेंट अंडर सेक्शन 24। नहीं, सेक्शन 24 लागू नहीं होगा। इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस उस वाद, उस केस, उस प्रोसीडिंग से ही जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल, मानो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, मर्डर का केस चल रहा है, मर्डर का एक्यूज है कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति जो अथॉरिटी में है वो उसको इंड्यूसमेंट देता है। क्या इंड्यूसमेंट देता है कि भाई
तू देख कन्फेस कर दे, ये अपना क्राइम मान ले। ये आपने कई बार देखा होगा मूवीज। तुम अपना ये क्राइम मान लो, तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, यहां जज साहब से माफी दिलवा देंगे, तुम बस मान लो। या फिर तुम इसको मान लो, वरना तुमको दुगनी सजा करवा देंगे, वरना तुम पे और भी चार्जेस लगा देंगे। या प्रॉमिस, तुम इसको मान लो, सजा हो जाने दो, जब तुम्हें सजा हो जाएगी 5 साल के अंदर तुम्हें जेल से बाहर निकलवा देंगे। क्या है? इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है। और ऐसा इंड्यूसमेंट है, ऐसा थ्रेट है, ऐसा प्रॉमिस है जो सीधे तौर से उसके केस से, उसकी प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो इंड्यूसमेंट है, अब आए आप लाइन पे, ये वाला जो इंड्यूसमेंट है, ये वाला जो थ्रेट है, ये वाला जो प्रॉमिस है, केवल ये ग्राउंड बनता है सेक्शन 24 का। हर एक इंड्यूसमेंट, हर एक थ्रेट और हर एक प्रॉमिस नहीं। अब मुझे आप ये लोग बताओ, क्या आप बात समझ पा रहे हो रेफरेंस टू प्रोसीडिंग वाली? नो सर, मैं नहीं समझ। ठीक है, मतलब फैक्ट इशू से जुड़ा होना है। किसी भी, देखो लिखने को अगर चाहते तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे लिखा है क्या? प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग मतलब उस पूरे केस से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, सजा से लेके, एविडेंस से लेके, गवाही से लेके, हर जो चीज उस प्रोसीडिंग से जुड़ी हुई है, उनमें से अगर किसी से भी संबंधित है वो इंड्यूसमेंट, वो थ्रेट, वो प्रॉमिस, तो चलेगा। एक और एग्जांपल देता हूं। एक बाप एक बेटे, 2 लोगों को पकड़ा मर्डर केस में, एक ही मर्डर केस में। बाप को ये इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि तुम कन्फेशन दे लो, तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, और बाप कन्फेशन कर लेता है। ये वाला इंड्यूसमेंट या थ्रेट कि बाप को कि भाई तुम कन्फेशन कर लो, नहीं तो ये एक बेटा तो फंसाया ही है, दूसरे बेटे को भी लेने जा रहे हैं। थ्रेट प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ। सर लेकिन वो तो वास्तविक अपराधी हुए ना, जैसे कि दोनों बाप बेटों ने अगर मर्डर किया है तो अगर सवाल वो नहीं है बच्चे कि किया है कि नहीं किया है। शब्द जो इस्तेमाल है वो एक्यूज्ड है। एक्यूज्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है। किया है नहीं किया है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और अगर उनके खिलाफ डिसाइड करेगा तो क्या बोलेंगे बच्चे? उसको क्या बोलते हैं फिर? कन्विक्ट। शब्द क्या है? एक्यूज्ड। समझ पाए बच्चे ये वाली बात? यस सर। हाँ, बस आरोप है। अब वो सच्चा है झूठा है वो कोर्ट का काम है। हम अभी आरोप की ही स्टेज पे हैं। एक बार देखो, मैं पूरी कहानी रिवाइज करा रहा हूं आपकी तरफ देख के, पूरी कोशिश करना कि समझ जाओ, और मैं मेरी गारंटी है समझ जाओगे इस बार। क्या ध्यान रखना है हमको बच्चे? एक कन्फेशन दी गई है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो एक्यूज्ड है किसी केस में। इस कन्फेशन देने की वजह एक इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है या फिर प्रॉमिस है। ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो अथॉरिटी में है। ये अथॉरिटी पोजीशन की वजह से भी हो सकती है, रिलेशन की वजह से भी हो सकती है। ये एक ऐसे पर्सन से आ रहा है जो एक पर्सन अथॉरिटी में। कोर्ट को सारी चीजें, सारी सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो कन्फेशन देने की वजह है वो ये इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस ही रहा है। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति ने जो कन्फेशन दी है वो केवल या तो अपने आप को कोई फायदा पहुंचाने के लिए दी हो या अपने आप को किसी नुकसान से बचाने के लिए दी हो। पर ये जो फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान से बचाने के लिए जो कन्फेशन दी गई है, इस फायदे या फिर नुकसान का सीधा सीधा संबंध उस केस से होना चाहिए जिसमें वो एक्यूज्ड है, जिसके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कन्फेशन कर दो, बेटे को छोड़ देंगे। कन्फेशन कर दो, सजा कम कर देंगे। कन्फेशन कर दो, नहीं तो दूसरे बेटे को भी फंसा देंगे। कन्फेशन कर दो, नहीं तो दुगनी सजा करवा देंगे। और रिलेटेड टू प्रोसीडिंग, फायदा या नुकसान जिसके बारे में इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आ रहा है, सीधी तरीके से किससे जुड़ा होना चाहिए? केस से। कोई भी बाहरी इंड्यूसमेंट कि तुम कन्फेशन कर दो, तुमको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा जब तुम छूट के आओगे, अगर उस बात का कोई संबंध नहीं है उस प्रोसीडिंग से, तो है वो इंड्यूसमेंट। वो वजह हो सकती है कन्फेशन की, मैं उसको मना नहीं कर रहा,
पर सेक्शन 24 लागू नहीं होगा उस स्थिति में। सेक्शन 24 लागू करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जिससे जो फायदा हो रहा है या नुकसान का जो लालच है वो सीधे तौर पे उस केस से जुड़ा होना चाहिए, उस प्रोसीडिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये है बात। अब मुझे बताओ बच्चे सभी लोग, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? यस सर। सब लोग बोलेंगे Yes, बच्चे? यस sir. बोलेंगे सभी लोग? यस सर। थोड़ा सा डाउन हो गए, थोड़ा बड़ा सेक्शन था इसलिए। यस सर, थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग था एविडेंस बट थोड़ा अभी क्लियर है डिफिकल्ट सर। है सर। ये क्लियर है एक्चुअली। हाँ, थोड़ा सिंक देखो, रिक्वायर पहली बार इतना बड़ा सेक्शन हमने पढ़ा है जिसमें एक एक रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, पर इसको सिंक इन होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिंक इन करने दो, जाते जाते एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बढ़ते हैं अगले सर सेक्शन। यार थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ डिफिकल्ट बच्चे, एविडेंस एक्ट डिफिकल्ट है और मैं तो कह रहा हूं कि अब तैयार हो जाओ अगला सेक्शन के लिए, क्योंकि अगला सेक्शन भी कोई आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला। देखना बच्चे, सेक्शन 24 में इतनी मेहनत करके मैंने लगभग 25 मिनट लगा दिए आपको समझाने। अब एक अगला ऐसा सेक्शन पढ़ा रहा हूं जो सेक्शन 24 को बिल्कुल पलट के रख देता है, बिल्कुल काट देता है, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर देता है। कैसे? देखो, सेक्शन 24 का जो हमें दुश्मन मिलता है वो सेक्शन 28 में मिलता है। और सेक्शन 28 कैसी स्थिति के बारे में बात करता है? रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, मतलब ऐसी स्थिति के बारे में जब वो जो इंड्यूसमेंट था, जब वो थ्रेट जो था, जब वो प्रॉमिस जो था, जब उसकी जो दबाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है, उस स्थिति के बारे में बात करता है। ध्यान से देखना, समझना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे भी बिल्कुल वही स्थिति है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ऑफेंस को एडमिट किया जा रहा है या ऐसे फैक्ट्स को एडमिट किया जा रहा है जो ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सीधा सा मतलब है एक कन्फेशन है, ठीक है? ये जो कन्फेशन है ये एक एक्यूज व्यक्ति से आ रही है। कंपेयर करते चलो 24 से, वही बातें हैं। ये जो कन्फेशन है वो एक्यूज व्यक्ति से आ रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग में है, चार्ज से सीधे सीधे संबंधित है। पर अब आता है बंदा, पर ये जो स्टेटमेंट सेक्शन 28 के अंदर दी जा रही है एक्यूज के द्वारा, ये कब दी जा रही है? ये बच्चे तब दी जा रही है जब अगर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया भी गया था, उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो इंप्रेशन है, उसका जो दबाव है वो खत्म हो गया था। अगर किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का दबाव खत्म होने के बाद कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है जो कन्फेशन बन सकती है, जिसका सीधा सीधा संबंध चार्जेस से है, वो बच्चे पूरी तरीके से एडमिसिबल है और कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल की जा सकती है। देखो 24 ने क्या कहा? कोई कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से आ रही है वो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि आप आदमी अपनी मर्जी से नहीं दे रहा। सेक्शन 28 क्या कह रहा है? चलो आपकी बात मान ली, कोई भी कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से आ रही है उसको नहीं मानना चाहिए, पर कोई भी कन्फेशन जो इस इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो प्रेशर था उसके खत्म होने के बाद दी जा रही है। अब कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का दबाव नहीं है एक्यूज्ड व्यक्ति के मन में, दिमाग में, अगर ऐसी स्थिति में वो कोई कन्फेशन दे रहा है तो उसमें क्या परेशानी है भाई? उसमें क्या परेशानी? अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो दबाव है, जो इंप्रेशन जो है, अगर वो खत्म हो चुका है तो क्यों नहीं एडमिट करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और वही बात सेक्शन 28 कहता है कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का दबाव नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई स्टेटमेंट दी जा रही है जो कन्फेशन बन सकती है, उसको बिल्कुल बिल्कुल एडमिट किया जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा और वो बिल्कुल एडमिसिबल है। पर सबसे बड़ा सवाल इस स्थिति में यही आएगा कि कैसे पता लगाएगा और कौन डिसाइड करेगा
कि किसी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का जो दबाव है, जो इम्पैक्ट है, जो इंप्रेशन है, वो खत्म हुआ है या नहीं। एक्यूज से तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो तो झूठ ही बोलेगा, वो तो बोलेगा नहीं खत्म हुआ भाई साहब, मत मानो इस चीज को, वो तो एक साइडेड कहानी ही बोलेगा। कौन डिसाइड करेगा कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का दबाव था या नहीं? कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट बताएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि जो कन्फेशन दी गई है वो ऐसी स्थिति में दी गई है जब इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस का कोई भी दबाव था नहीं एक्यूज व्यक्ति के ऊपर, बिल्कुल कन्फेशन जो है बिल्कुल एडमिसिबल है और कोर्ट जो है वो उसको बिल्कुल मानेगा, बिल्कुल एडमिट करेगा। अब बताओ बच्चे, क्या समझ पा रहे हो 28 को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इसका एग्जाम्पल और लॉजिक भी समझना है। पहले लॉजिक बताता हूं। लॉजिक बच्चे इसका इतना सा है कि अगर किसी भी केस में, किसी भी समय, कभी भी अगर एक्यूज व्यक्ति को कभी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया गया था, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके कभी भी कोई भी स्टेटमेंट देगा जो कन्फेशन बन सकती है, वो मानी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। हर बार वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दी थी फलाने फलाने दिन, इसकी वजह से मैंने कन्फेशन दी है, बंद कर दो। ऐसे कैसे? एक बार अगर किसी ने इंड्यूसमेंट दे दिया, थ्रेट दे दिया, प्रॉमिस दे, इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि वो व्यक्ति अब कन्फेशन दे ही नहीं सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि उसने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से कन्फेशन दिया है, तो बहुत बड़ा सवाल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने ये होगा, क्या उस समय, ये तो सवाल है ही कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया गया या नहीं दिया गया, अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने दिया या नहीं दिया, उससे फायदा नुकसान होता था या नहीं होता था। पर यह भी देखेगा कि जिस समय स्टेटमेंट दी गई, जिस समय कन्फेशन किया गया, क्या उस समय भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का कोई दबाव था दिमाग में? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नहीं था तो किस बात का एक्सेप्शन, क्यों नहीं उसको एडमिट करोगे? अब एग्जाम्पल, मानिए किसी व्यक्ति ने लालच दिया दूसरे व्यक्ति को कि देखो भाई, तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, कन्फेशन कर लो, वरना क्या करेंगे, तुम्हारे बेटे को भी फंसा देंगे इसी केस के अंदर, इसी मर्डर केस में उसको भी फंसा देंगे और तुम बाप बेटे पूरी जिंदगी जेल के पीछे सड़ोगे। ये थ्रेट दिया उसको, और उस व्यक्ति को समय दिया कि तेरे पास भाई 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर इस बात को एडमिट कर ले कि तुमने ही अपराध किया है। अब इस 10 दिन के अंदर उसने उस अपराध को माना नहीं, एडमिट नहीं किया, उस थ्रेट के होते हुए भी। आज उस बात को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो बात कभी दोबारा रिपीट भी नहीं कही गई, कोई ऐसी चीज हुई नहीं। अब अगर 4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो व्यक्ति कोई कन्फेशन दे रहा है और कोर्ट को लगता है कि इस कन्फेशन के देने के पीछे वो जो थ्रेट उसको दिया गया था 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई दबाव नहीं है, वो वजह नहीं है इस कन्फेशन की, ऐसी स्थिति में ये जो कन्फेशन है इसको एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वो इंड्यूसमेंट जो कभी दिया गया था उसका प्रभाव था उस व्यक्ति के ऊपर जब उसने स्टेटमेंट दिया है या नहीं। अगर था प्रभाव उसका तो सेक्शन 24 लागू होता है, कन्फेशन माना नहीं जाएगा। अगर प्रभाव नहीं था तो सेक्शन 28 लागू होता है और वो कन्फेशन पूरी जोर से माना जाएगा। बताइए, यस बोलेंगे बच्चे अगर समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक YouTube पे बच्चे का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है
कि सर पता कैसे चलेगा कि, चलो मान लिया कि कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा, वो तो ठीक है, पर कोर्ट ऑफ लॉ भी थोड़ी ना कि अपनी मनमर्जी चलाए, वो भी तो कोई ग्राउंड होगा कि कैसे पता चलेगा कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का इंपैक्ट है या नहीं। बच्चे ये एक बात का कोई आंसर नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है हर केस की अपनी सर्कमस्टांस पे, अपने फैक्ट्स पे। अगर सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि वो इंड्यूसमेंट का कोई रोल रहा नहीं है, वो वजह नहीं हो सकती है, तो वो नहीं होगा। अगर लगता है कि अभी वो वजह रिलेवेंट है तो बिल्कुल होगा। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति को 10 दिन दिए गए थे, आज उस बात को 4 महीने हो गए, ऐसा हो सकता है। कोर्ट को लगना चाहिए, कोर्ट के ओपिनियन में उस सारी चीजों को देख के, उस सिचुएशन को देख के, दोनों लोगों को देख के, दोनों का संबंध देख के, सारी बातों को कंसीडर करके कोर्ट को जो लगेगा वो उस हिसाब से करेगा। ठीक है, चले, सभी लोग को समझ में आ गया सेक्शन 24 और 28 का रिलेशनशिप कंप्लीट है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की बात। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जब सेक्शन 24 और 28 से हम आगे बढ़ते हैं तब हमको 3 सेक्शन मिलते हैं बच्चे, सेक्शन 25, सेक्शन 26 और सेक्शन 27। और तीनों ही सेक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत खुशी होती है मुझे पढ़ाने में इन सेक्शंस को, और क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो। मूवीज में आपने देखा है, आपने कई बार देखा है वेब सीरीज वगैरह पे इन सारी चीजों को होते हुए, और आपको पता भी है कानून काफी हद तक। तो 25, 26, 27 इन तीनों सेक्शंस को पढ़ेंगे एक कॉम्बिनेशन में, फिर इन्हीं सेक्शंस के ऊपर एक केस को देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम करेंगे डिस्पर्स। ठीक है, देखो सेक्शन 25 को देखो, शुरू से ही नर्व्स पकड़ ली। अगर 25 समझ में आ गया तो 26 आ जाएगा, और अगर 25, 26 आ गए तो 27 आ जाएगा। तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ध्यान से देखना बच्चे। सेक्शन 25 जो है बात करता है कन्फेशन की, पर किसको? कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर कौन होता है? एक पुलिस का अधिकारी। पुलिस अधिकारी को जो कन्फेशन दिए जाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट दी जाती हैं जिसमें ऑफेंस को कबूला जाता है, उनकी क्या वैल्यू है, उनके बारे में क्या कानून है, उसकी बात करता है सेक्शन 25। ध्यान से देखना बच्चे, नोट्स बनाते चलना। फिर से वही बात करूंगा, और बच्चे मैं, आपको लगता होगा कि मैं बड़ा समय बर्बाद कर रहा हूं, उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, पर बच्चे ये आपको एग्जाम में करना है। वहां पे एक लाइन में लिख के मत आ जाना, कन्फेशन बताना है। कन्फेशन क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ऑफेंस को एडमिट किया गया है, या फिर ऐसे फैक्ट्स को एडमिट किया गया है जो ऑफेंस बनते हैं, मतलब कि वो एक कन्फेशन है। ऐसे ही लिखना है बच्चे, ये स्मार्ट चॉइस होती हैं, छोटी छोटी चॉइसेस आपका सिलेक्शन कराती हैं। ठीक है, तो मतलब वो एक कन्फेशन है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है जिसमें ऑफेंस कबूला गया है या ऐसे फैक्ट्स को कबूला गया है जो ऑफेंस बनते हैं, ये बच्चे स्टेटमेंट एक पुलिस ऑफिसर को दी जानी होनी चाहिए। और ये पुलिस ऑफिसर कोई भी हो सकता है, कोई भी रैंक का हो सकता है, कांस्टेबल से लेके कमिश्नर तक कोई भी हो सकता है, पर वो क्या महत्वपूर्ण है? एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो किसको दी गई है? पुलिस ऑफिसर को दी गई। ये जो स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर को दी गई है, ये साबित, ध्यान से देखना, साबित नहीं की जा सकती है। जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दी गई है, इसको साबित नहीं किया जा सकता एक्यूज्ड के खिलाफ, नहीं किया जा सकता। ये एब्सोल्यूट रूल है, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है सेकंड थॉट के लिए। बहुत ही सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही ब्रॉड रूल है। कोई भी कन्फेशन, ध्यान से सुन लो और मेरे एक एक शब्द को अपने दिमाग में इंप्रिंट कर लो, कोई भी कन्फेशन जो एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, वो उस कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है। वो कन्फेशन किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में, न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। बस ये एब्सोल्यूट रूल है, नो इफ नो बट। कोई भी कन्फेशन एक पुलिस वाले व्यक्ति को साबित नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल न्यायालय में नहीं किया जा सकता। अब बताओ, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, समझ में आई है?
यस सर। सर मैजिस्ट्रेट के इन फ्रंट ऑफ अगर जो कन्फेशन हो सकता है कन्फेशन। आप बताओ, मजिस्ट्रेट को जो हम कन्फेशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चे? जुडिशियल कंफेशन। जुडिशियल कन्फेशन। और जुडिशियल कन्फेशन सबसे स्ट्रॉन्ग कन्फेशन होता है। मजिस्ट्रेट पे सबसे ज्यादा भरोसा है और पुलिस वालों पे सबसे कम, जब कन्फेशन की बात आती है। ठीक है, यस सर। सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये वाला प्रोविजन सभी को क्लियर आ रहा है बच्चे? अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर पूछना है सवाल। बस मैं क्या बात कह रहा हूं, बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं। कोई भी कन्फेशन किसी भी पुलिस वाले व्यक्ति को साबित नहीं की जा सकती एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ। बस इसमें क्या समझो? हेलो सर, हेलो। जी जी बच्चे। हमने शैल बी प्रूव्ड लिखा है, इसका मतलब? Yes, sir. Shall be, then it shall not be proved against. वो मेरा खेल है ना, अगर सब लिख दूंगा तो फिर मेरी क्या जरूरत है? शैल भी अलग लिखा है, इसका मतलब है जो बात इसमें लिखी हुई है उसकी वाध्यता है, में नहीं है, शैल है। मतलब हर स्थिति में क्या होगा? प्रूव नहीं होगा। मेरा लिखने का स्टाइल ही है, तरीका ही है। हम लोग लिख सकते हैं सर, शैल नॉट बी प्रूव्ड। शैल नॉट बी प्रूव, साबित नहीं किया जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं सर नोट्स में, शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जी बच्चे, क्या बोल रहे हो? सर बोल रहा हूँ कि नोट्स में हम लोग लिख सकते हैं ना, शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ। चाहे आप अगर आप पॉइंटर्स बना रहे हो तो क्रॉस भी बना सकते हो, नॉट लिखना है नॉट लिख लो, जो भी आपको बेटर लगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गई पुलिस वाले। हाँ यस सर। सर एक्यूज स्वयं ने मनोज जी से कन्फेशन कराया तो नहीं एडमिट होगा क्या क्या इन क्या फ्रंट ऑफ पुलिस? क्या बच्चे बोला आपने? एक्यूज क्या बोला? दूसरा चीज सर ये मनोज जी से इन फ्रंट ऑफ पुलिस यस सर। हाँ, यहाँ पे मन मर्जी का, दबाव का, थ्रेट का, प्रॉमिस का, इंड्यूसमेंट का, वादे का कोई सवाल ही नहीं है। चाहे बच्चे मन मर्जी से ही क्यों ना हो, अगर वो जो कन्फेशन है वो एक पुलिस वाले को दिया गया, वही बोल रहा हूं ना, शैल बी की इंपॉर्टेंस यही है। ये किसी सरकमस्टांस, किसी सिचुएशन, किसी एक्सेप्शन पे नहीं रिलाय करता। बस ये सीधा सा कहता है, चाहे मर्जी से दिया है चाहे दबाव से दिया है, वो हमको पूछना ही नहीं। अगर कन्फेशन एक पुलिस वाले को दिया है, बात खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, उसको साबित किया ही नहीं जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है? यस सर। Yes, चलो sir. वाई टाइप करेंगे बच्चे सभी लोग। चलो, ये हो गई पहला सेक्शन पुलिस वालों के लिए कि कोई भी कन्फेशन पुलिस वालों को जो दिया गया टू पुलिस ऑफिसर, वो प्रूव नहीं किया जा सकता। अब जिस प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की बात जो करी गई है हमारे सेक्शन 25 में कि उसको साबित नहीं किया जा सकता, साबित होने का मतलब क्या है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हमारा सेक्शन 25 क्या कह रहा है? शैल नॉट बी प्रूव्ड। वहां पे शैल नॉट बी एडमिटेड नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको घुमा रहा हूं अभी तक तो बड़ा आसान लग रहा था, अब देखो, एक एक शब्द इस्तेमाल करने की वजह तो है। शब्द इस्तेमाल है प्रूव्ड, साबित। ये नहीं लिखा कि कन्फेशन को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी या कन्फेशन को कोर्ट देखेगी भी नहीं या फाड़ के फेंक देगी, नहीं। शैल नॉट बी प्रूव्ड, साबित नहीं किया जा सकता। साबित करने का मतलब क्या होता है? ये देखो, जो प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर, वो कहती है कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य, उसको प्रूव्ड तब माना जाता है जब कोई भी कोर्ट सारी चीजों को देखने के बाद, सारी स्थिति को समझने के बाद, या तो उसे ऐसा लगता है कि जो बात की एविडेंस लाई गई है वो सच में साबित हो गई है, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल ठीक है, वो है ऐसी है, या फिर ऐसा लगता है कि उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का मतलब। प्रोबेबिलिटी मतलब 100% तो नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, पर सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो यहां तो कोर्ट को लगता है उस चीज को देखने के बाद कि यही हुआ होगा 100%, या फिर ऐसा लगता है कि यह होने के काफी ज्यादा चांसेस है। इन दोनों ही स्थिति में अगर कोर्ट आ जाता है किसी भी फैक्ट को देखने के बाद, उस स्थिति को हम बोलते हैं कि वो चीज जो है प्रूव हो गई है, वो चीज जो है प्रूव हो गई है। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल है वो है प्रूव्ड, शैल नॉट बी प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप समझदारी दिखाओ थोड़ी सी, वो ये है कि कोर्ट के ऊपर जो बाध्यता है सेक्शन 25 के अंदर, वो बस इतनी सी है कि जो कन्फेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को, उसको एस्टेब्लिश्ड ना कंसिडर करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, हो सकता है आपके बिल्कुल बाउंसर जा रहे हो दिमाग पे, पर अगर आप ध्यान से देखो, मैं बस कह रहा हूं कि जो कोर्ट है वो बस उस स्टेटमेंट को सच नहीं मानेगी, कोर्ट उसको सच नहीं मानेगी, एस्टेब्लिश्ड नहीं मानेगी। इसके अलावा अगर कोई इस्तेमाल करना चाहती है कोर्ट उसका कन्फेशन का, मतलब उसको कंसीडर कर सकती है अगर चाहे तो, पर उसको सच नहीं मानेगी, उसको साबित किया हुआ नहीं मानेगी। मतलब एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने पुलिस वाले को यह बोला कि हां मैंने ही मर्डर किया है, कन्फेशन है, सीधे सीधे अपना अपराध मान रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट है ये कोर्ट कंसीडर कर सकती है। पर ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है पुलिस वाले को कि हां मैंने अपराध किया है, इस बात को, इस स्टेटमेंट को आधार नहीं मानेगी उस बात की सत्यता का। ये स्टेटमेंट की वजह से कोर्ट ये नहीं सोचेगी कि इसी ने मर्डर किया होगा। इस स्टेटमेंट को वो मेरे कंडक्ट के तौर पे कंसीडर कर सकती है कि मैंने ऐसा बोला था, कंडक्ट के तौर पे कंसीडर कर सकती है, फैक्ट के तौर पे कंसीडर कर सकती है, पर उस स्टेटमेंट की वजह से मेरी कई हुई बातों को सच नहीं मान सकती। पकड़ पा रहे हो थ्रेड को? बहुत हाई लेवल ऑफ एविडेंस है ये, पकड़ पा रहे हो फर्क क्या है दोनों बातों में? यस सर। यस सर। सर तो कहीं ना कहीं वो डाउट तो क्रिएट कर रहा है जज के माइंड में या मजिस्ट्रेट के माइंड में। वही तो मैं कह रहा हूं। यस सर। बच्चे सेक्शन 25 को कैसे समझते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट कन्फेशन है पुलिस वाले को तो कोर्ट उसको उठा के फेंक देगा या जला देगा या फाड़ देगा। नहीं, बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, अरे बिल्कुल कंसीडर करेगा उसको, क्योंकि सेक्शन 25 बस इतना सा कहता है कि जो बातें कही गई हैं सिर्फ उनको कह देने की वजह से सच नहीं मान लेगा। अगर मैंने पुलिस वाले को कहा है कि मैंने ही मारा है, केवल इसकी वजह से ये नहीं मान लेगा कि मैंने ही मारा है। सर हाँ, इट्स मीन एज अ कन्फेशन कंसीडर नहीं करेगी कोर्ट। हाँ देखो, समझो चीज को समझो। आपको मैंने बताया था कि कन्फेशन की एक बहुत बड़ी पहचान होती है जिसकी वजह से वो कन्फेशन एडमिशन से थोड़ा सा अलग हो जाता है। याद है किसी को वो बात? जो कन्फेशन होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। कई बार कन्फेशन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है।
याद है वो बात सभी लोगों को? These are not conclusive proof, but confession is conclusive. देखो मैंने आपको बताया था कि जो कन्फेशन है वो कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। मतलब अगर कन्फेशन में कोई चीज ये कही गई है तो उससे मान लेते हैं कि वो चीज हुई है, वो चीज हुई है। सेक्शन 25 बस इतना सा ही कह रहा है कि जो कन्फेशन किसी पुलिस वाले को दी गई है, केवल उस कन्फेशन की वजह से किसी की सत्यता को नहीं मान लिया जाएगा। बस 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 इतना सा बात है। ओके। देखो इस चीज को डॉज भी करा जा सकता है, पर डॉज करोगे अगर केवल इतना सा ही मान के चलोगे कि कन्फेशन पुलिस वाले को दी गई है तो वो 0 हो जाएगी, वो भी कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत अप्रोच है। कन्फेशन कंसीडर करी जा सकती है, कन्फेशन यूज भी की जा सकती है, कन्फेशन जो है वो इंडिकेशंस भी दे सकती है, बस वो किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकती। बस ऐसी कन्फेशन जो पुलिस वाले को दी गई है। सभी लोगों को समझ में आई है? यस बोलेंगे? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। हाँ, इस बात को नोट्स में लिख लेना बच्चे, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी आसानी से, इसलिए लिखते चलो साथ के साथ, ठीक है? अभी जो मैंने बताया आपको कि सेक्शन 25 में, एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से देखला। कोई कन्फेशन है मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें उस ऑफेंस को कबूल लिया गया है या फिर ऐसे तथ्यों को कबूल लिया गया है जिनसे वो ऑफेंस बन रहा है, और वो जो कन्फेशन आ रहा है, वो जो स्टेटमेंट आ रहा है, वो एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा है तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कन्फेशन है, वो प्रूफ नहीं हो सकता, प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है सब लोग? 25 क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, एक बार जरूर देखना, वापस जाके नोट्स को जरूर क्रॉस चेक करना और इस पे जरूर विचार करना। ठीक है, हाँ अब देखो सेक्शन 26 को मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, दोबारा तीनों रिपीट कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं यूट्यूब वाले बच्चों आप सबके क्वेश्चन देख पा रहा हूं, अब बिल्कुल परेशान मत हो, साथ के साथ चलते रहो बस मेरे। सेक्शन 26 25 से बहुत मिलता जुलता है, बट थोड़ी सी अलग स्थिति के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 26 भी कन्फेशन की बात करता है, पर यहां पे जो कन्फेशन है वो किसी पुलिस वाले को नहीं, एक पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है? पुलिस कस्टडी में। याद करो दिनेश कुमार का केस पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें फर्क करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, किसमें? अरेस्ट में और कस्टडी में। किसी को याद है कस्टडी का मतलब क्या होता है बच्चे? मैंने आपको जो बताया था, क्या होता है पुलिस कस्टडी का मतलब? सब भूल जाते हो क्या? पीछे का भूलते जा रहे हो, आगे का जानते जा रहे हो? पुलिस कस्टडी मतलब होता है जब पुलिस के पास रहता है, पुलिस का जेल में रहता है। दो होता है, पुलिस कस्टडी होता है, जुडिशियल कस्टडी होता है। जब पुलिस कस्टडी के लिए अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, बिना अरेस्ट के भी कोई कस्टडी में जा सकता है। सर अरेस्ट होने के लिए जरूरी होता है कि आप अक्यूज्ड हैं, पर कस्टडी के लिए जरूरी नहीं है कि आप अक्यूज्ड हैं। एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सिंपल सी एक लाइन में अगर आपको याद रखना है, जब भी किसी इंडिविजुअल के ऊपर पुलिस का कंट्रोल आ जाता है, नॉट नेसेसरी कि वो जेल के अंदर बंद कर दिया है, नॉट नेसेसरी कि उसको हथकड़ियां लगा दी हैं, नॉट नेसेसरी कि वो जीप के पीछे वाली सीट पे बिठा रखा है, कोई भी व्यक्ति जो किसी पुलिस वाले के अधीन आ जाता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है, मतलब उसकी लिबर्टी जो है वो कट हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, उस स्थिति को हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी में होना। ठीक है, जो सेक्शन 26 है वो ऐसी ही स्थिति की बात कह रहा है। वो कह रहा है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी ऑफेंस को कबूला जा रहा है या ऐसे फैक्ट्स को कबूला जा रहा है जो ऑफेंस बनाते हैं, मतलब कि वो एक कन्फेशन है। ये जो कन्फेशन है, देखो यही फर्क है बच्चा, किसी भी व्यक्ति को दी हुई हो सकती है, जरूरी नहीं है वो पुलिस वाला हो। कोई भी व्यक्ति को कन्फेशन दी गई है,
पर ये जो कन्फेशन दी गई है ये पुलिस कस्टडी के अंदर दी गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर मतलब जिस व्यक्ति ने कन्फेशन दी है वो पुलिस की कंट्रोल में था, पुलिस वालों के अधीन था, उसकी लिबर्टी हिंडर हो रखी थी उस टाइम पे। जरूरी नहीं है कि वो जेल के अंदर हो, जरूरी नहीं है कि वो सलाखों के पीछे हो, जरूरी नहीं है उसके हथकड़ियां लगी हो। वो पुलिस वालों के जब अधीन था उस समय पे उसने कन्फेशन दी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुलिस वाला खुद ही क्यों ना हो, चाहे कोई वो आम आदमी क्यों ना हो, कोई भी हो, पर वो जो कन्फेशन दी गई है वो कन्फेशन भी प्रूव नहीं की जा सकती। और जैसे कि अभी बच्चे ने बताया कि कस्टडी के लिए एक्यूज्ड होना जरूरी नहीं होता, इसलिए जहां पे 25 में ये लिखा था कि वो जो कन्फेशन है एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती, यहां पे शब्द लिखा है अगेंस्ट सच पर्सन। वो जो व्यक्ति है जो पुलिस कस्टडी में है, जिसने कन्फेशन दी है पुलिस कस्टडी में होते हुए, चाहे किसी भी व्यक्ति को, वो उस व्यक्ति के खिलाफ, पर्सन लिखा हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। समझ पाए? यस बोलेंगे बच्चे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। समझ पाए वो वाला कस्टडी अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट कितना? देखो वहां की चीज हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। जैसा बच्ची ने बताया कस्टडी के लिए अरेस्ट होना जरूरी नहीं है, एक्यूज होना भी जरूरी नहीं है, कन्विक्ट होना भी जरूरी नहीं है, कोई भी कस्टडी में आ सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो कस्टडी में है अगर वो कन्फेशन देता है किसी को भी, चाहे पुलिस को चाहे किसी थर्ड पर्सन को, उस कन्फेशन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साबित शब्द वही है, वही लॉजिक जो अभी मैं प्रूव्ड वाला पढ़ के आ रहा हूं वही लागू होगा। ये मतलब नहीं है कि कोर्ट फिर से फाड़ के फेंक देगा, जला देगा, बस उस बात को आधार नहीं मानेगा सच्चाई का। उसके अलावा कोई इस्तेमाल है, आइडिया लेना है, इंडिकेशन लेना है, व्यवहार को समझना है, कंडक्ट को समझना है, समझो, बिल्कुल फ्री हो, बस वो आधार नहीं बनेगा उस बात की सच्चाई का, बस। ठीक है सर, स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, बस जो फायदा होता था एक कन्फेशन होने का कि वो सच्चाई का आधार बन जाता था, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता था, वो नहीं होगा। प्रूव्ड का मतलब है कि कोई चीज साबित नहीं होगी, उसकी वजह से ये नहीं मानेगा कि ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही हुआ है, जो प्रूव्ड की डेफिनेशन कहती है। उसके अलावा कुछ और अगर उसका इस्तेमाल है, कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह इस्तेमाल करना है, या फिर सपोर्टिंग एविडेंस की तरह इस्तेमाल करना है, या फिर नॉर्मल आइडिया लेना है, कंडक्ट तो दिखा ही रहा है ना। अब उसको पुलिस वाले को भरोसा करे ना करे, पर कुछ तो है, कुछ तो दिमाग में करेगा जज के, तो वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम 25 और 26 को देखें और साथ में समझने की कोशिश करें, तो 25 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस वाले को कन्फेशन देता है वो प्रूव नहीं होगी, वो प्रूव नहीं मानी जा सकती। 26 क्या कहता है, जो भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को देता है वो मान्य नहीं होगी, वो प्रूव्ड नहीं हो सकती। बस इतना सा फर्क है, एक में कस्टडी है, पुलिस की कस्टडी है, और कन्फेशन किसी को भी हो सकता है। दूसरे में कस्टडी है या नहीं फर्क नहीं है, अरेस्ट है या नहीं फर्क नहीं है, जो कन्फेशन है वो पुलिस वाले को है। ये दोनों में फर्क सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे बच्चे। यस सर। अब देखो आखिरी सेक्शन हमारे आज के लेक्चर को, और फिर हम लोग फ्री कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, बस हमारे जो सेक्शन 27 है वो एक तरीके की जो हमारा 25 और 26 ने जो बार क्रिएट किया है उसको थोड़ा सा हटाता ही है, पर उस मेन बार पे जाने से पहले एक बार एक्सेप्शन देख लो सेक्शन 26 का। सेक्शन 26 कहता है कि जो एक्सेप्शन है सेक्शन 26 का, वो ये कहता है कि अगर जो स्टेटमेंट, जो कन्फेशन है, मतलब जो फैक्ट्स को एडमिट कर रही है, जो ऑफेंस बनते हैं, अगर ये जो कन्फेशन है और ये कन्फेशन पुलिस कस्टडी में ही दी गई है,
पर यहां पे ये जो पुलिस कस्टडी के कन्फेशन दी गई थी, उस कन्फेशन देने के टाइम पर जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो मौजूद थे, वहीं पर मौजूद थे, उनकी इमीडिएट प्रेजेंस थी, किसकी? मजिस्ट्रेट की। फिर उस स्थिति में सेक्शन 26 लागू नहीं होगा और ऐसी कन्फेशन जो भले ही पुलिस कस्टडी में दी गई है, भले ही किसी को भी दी गई है, वो एक्सेप्ट हो पाएगी। ठीक है, दोबारा पूरा बता रहा हूं 26 को, ध्यान से सुनो। 26 ने हमको क्या बोला था कि कोई भी व्यक्ति अगर कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी के अंदर किसी भी व्यक्ति को, वो मान्य नहीं होगी। पर एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को, अगर उस कन्फेशन देते समय कोई मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद है, मैंने क्या बताया था, मजिस्ट्रेट पे सबसे ज्यादा भरोसा और पुलिस वालों पे सबसे कम। अगर मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद है उस समय पे, तो उस कन्फेशन को एडमिट किया जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट पे भरोसा है। मतलब अगर मजिस्ट्रेट वहां पे था, मतलब उसने फ्री होके किसी दो जोर जवाब में पुलिस के डर की वजह से कन्फेशन नहीं दिया होगा। इसलिए अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी है, भले ही वो पुलिस कस्टडी में रहा हो, उस कन्फेशन को एडमिट किया जा सकता है और एक नॉर्मल कन्फेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्या हम समझ पाए इस बात को? एक्सेप्शन सभी लोगों को समझ पाए? मैजिस्ट्रेट मींस एनी मैजिस्ट्रेट। क्या हुआ बच्चे? सर मैजिस्ट्रेट मींस एनी मैजिस्ट्रेट। एनी मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट हु हैज पावर्स अंडर CRPC, अगर उसकी प्रेजेंस में है तो मान्य है। ये बात समझ पा रहे? यस बोले, वाई टाइप करे। यस सर। यस सर। अब एक बच्चे ने लिखा मेरे YouTube पे कि सर ये जुडिशियल कन्फेशन नहीं हो जाएगी, मजिस्ट्रेट है तो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये जो कन्फेशन दी जा रही है वो मजिस्ट्रेट को दी जा रही है, ये किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। एक्सेप्शन बस इतना सा कह रहा है कि मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद है। अगर मजिस्ट्रेट को ही दी जा रही है तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगी, 164 में सीधे सीधे लागू हो जाएगा 164। यहां पे ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट को दी जा रही है या नहीं, यहां पे ये महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद है। अगर वो वहां पे मौजूद है, भले ही मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कन्फेशन नहीं दी जा रही, किसी थर्ड पर्सन को दी जा रही है, उस स्थिति में वो कन्फेशन बिल्कुल मान्य होगी, बिल्कुल मानी जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे जल्दी से बच्चे, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी है। क्या बच्चे दोबारा बोलो? जो मैजिस्ट्रेट है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा तब भी उसको माना जाएगा। अ मजिस्ट्रेट हु हैज पावर्स अंडर CRPC, मतलब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ओके सर। चलो आ जाओ सेक्शन 27 पे आ जाओ। और इस पॉइंट पे मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा बच्चे, अगर इसमें कोई थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगा मैं इस पॉइंट को जरूर रिसर्च करूंगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में क्या स्थिति है। जो होगा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कल। ठीक है, ओके सर। चलो आ जाओ सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 बच्चे सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को। सेक्शन 27 ऐसी स्थिति के बारे में बात करता है जहां पे सेक्शन 25 और सेक्शन 26 को थोड़ा सा उनका जो प्रभाव है, उनका जो इंपैक्ट है, उसको हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है देखो, सेक्शन 27 कह रहा है कि कितनी इंफॉर्मेशन, हाउ मच इंफॉर्मेशन बी प्रूव्ड, कितनी इंफॉर्मेशन साबित की जा सकती है। अब देखो बड़ी अटपटी सी हेडिंग लग रही होगी पर अभी आप रिलेट कर पाओगे। वही बात है, कोई स्टेटमेंट है जिसमें ऑफेंस को एडमिट कर रहा है या फिर ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर रहा है जो ऑफेंस हो रहे हैं, मतलब कि वो एक कन्फेशन है। अगर कोई कन्फेशन है और वो कन्फेशन, ध्यान से देखो बच्चे, पुलिस कस्टडी में दिया गया है और पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन के बारे में क्या रूल है कि वो मान्य नहीं होता है अगर मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद नहीं है तो। ठीक है,
तो 27 कह रहा है कि कोई भी कन्फेशन अगर वो पुलिस कस्टडी में दिया गया है और उस कन्फेशन की वजह से जो इंफॉर्मेशन दी गई थी ना, कन्फेशन में जो बातें बताई गई थी, उसकी वजह से किसी चीज की डिस्कवरी हुई है, मतलब कोई चीज मिली है, कोई हथियार, कोई और चीज रिकवर हुई है उस केस से जुड़ी हुई, उस ऑफेंस से जुड़ी हुई, उस चार्ज से जुड़ी हुई। अगर किसी इंफॉर्मेशन की वजह से जो कन्फेशन में दी गई पुलिस कस्टडी के अंदर, उसकी वजह से अगर कोई डिस्कवरी हुई है, कोई चीज बरामद हुई है, तो ये जो वाला पार्ट है, जो हिस्सा है उस कन्फेशन का, जिस हिस्से पर रिलाय करके किसी चीज की बरामदी करी गई है, इस चीज को प्रूव्ड माना जा सकता है। मर्जी है कोर्ट की, उतने भाग को कोर्ट चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है कन्फेशन के तौर पे, पर यह बहुत जरूरी है कि उस इंफॉर्मेशन का जो दी गई कन्फेशन के अंदर और जो रिकवरी है उसका सीधा सीधा संबंध होना चाहिए। मतलब वो बरामदी इसी वजह से हो पाई, कोई चीज बरामद इसी वजह से हो पाई क्योंकि कन्फेशन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। सीधा सीधा संबंध डिस्कवरी में और इंफॉर्मेशन में जो कन्फेशन में दी गई है। अगर ऐसा है तो उतना भाग, पूरी कन्फेशन नहीं, कन्फेशन का उतना भाग, वो लाइनें, वो बातें जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है, उनको एडमिट किया जा सकता है, उनको साबित किया जा सकता है और कोर्ट उन पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकता है, भले ही वो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दी गई हो और मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में दी गई हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर पूछूंगा आप ही सब लोगों से। कोई एक कन्फेशन है बच्चे, ये जो कन्फेशन है पुलिस कस्टडी में दी गई है, मतलब इस पर सेक्शन 26 लागू होता है और ये कन्फेशन नहीं मानी जानी चाहिए कानून के हिसाब से, पर इस कन्फेशन की वजह से कोई डिस्कवरी हो गई है, कोई चीज बरामद हो गई है। अगर ऐसा है तो ये वाला भाग कन्फेशन का, मानो कन्फेशन में 10 बातें कही गई और उस 10 बातों की 2 बात जो थी, 2 सेंटेंस जो थे, उनकी वजह से कोई बरामदी हो गई, तो उस बात को इस्तेमाल कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कन्फेशन के तौर पे। बस ये देखना जरूरी है कि उस इंफॉर्मेशन में और उस डिस्कवरी में सीधा सीधा संबंध होना चाहिए। वो डिस्कवरी का ओनली रीजन वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल लो। मानिए मैं पुलिस कस्टडी में हूं, मैं पुलिस कस्टडी में कन्फेशन देता हूं, मैं बोलता हूं कि मैंने ही एक्स का मर्डर किया है और मैंने एक्स का चाकू से मर्डर करने के बाद वो जो चाकू है वो वाई जगह पे छुपा दिया है। अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने चाकू कहां छुपाया है और जेड जगह पे मैंने एक्स को मार के गाड़ दिया है। आप चलो तो मैं आपको उसकी लाश दिखा दूं। अब ऐसी स्थिति में ये जो पूरी बातें मैंने कही कि मैंने ही मारा है, ये तो सीधा एडमिटेंस ऑफ वो था हमारा ऑफेंस, तो ये तो कन्फेशन है और पुलिस कस्टडी में है तो माना नहीं जाना चाहिए था। ये बात कि मैंने मार के चाकू छुपा दिया है, ये भी एडमिटेंस ऑफ ऐसे फैक्ट्स है जो कन्फेशन बन सकते हैं, जो हमारी मेरी लायबिलिटी दिखा रहे हैं, और क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में है ये भी माना नहीं जाना चाहिए था। सेम बात लाश पे भी लागू होती है। पर अगर ऐसी स्थिति में उस जगह पे, जो जगह मैंने बताई कि मैंने वहां चाकू छुपाया है, और उस जगह पे जो जगह मैंने बताई जहां पे लाश को मैंने गाड़ा है, अगर सच में वहां से उस चाकू की और उस लाश की बरामदी होती है, तो मैंने ये जो पूरी कन्फेशन दी थी कि मैंने ही एक्स को मारा है, वाई जगह पे चाकू छुपाया है और जेड जगह पे लाश गाड़ी है, इसमें पहली बात को छोड़ के कि मैंने ही मारा है, ये बाकी की जो दोनों बातें हैं कि मैंने वहां पे चाकू छुपाया है और मैंने वहां पे लाश गाड़ी है, इन दोनों बातों को साबित किया जा सकता है कन्फेशन के तौर पे, भले ही वो पुलिस कस्टडी में दी गई थी, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन की वजह से वहां से
चाकू बरामद हुआ है, डिस्कवरी हुई है, इसी इंफॉर्मेशन की वजह से वहां से लाश बरामद हुई है, डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी और इस इंफॉर्मेशन का सीधा सीधा संबंध, इसलिए सेक्शन 27 लागू होता है। पुलिस कस्टडी में होते हुए भी ये जो आखिरी के 2 वाक्य हैं मेरे कन्फेशन के, मेरे खिलाफ प्रूफ किए जा सकेंगे। अब बताओ बच्चे, यस बोलेंगे, सभी को समझ में आया है? वाई टाइप करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जल्दी से बच्चे, मैं 10 मिनट और ले सकता हूं सभी लोगों के, बस 10 मिनट। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लो टूट जाएगा वरना फिर कल रिवाइज कराना पड़ेगा पूरा आपको। ठीक है, तो अभी तक मैंने पुलिस वालों के रिलेशन में क्या क्या हमने पढ़ा है। सेक्शन 25 का तो बहुत स्ट्रेट सी बात थी कि कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस वाले को दिया गया है तो उसको नहीं मान सकते, वो साबित नहीं हो सकता। 26 में क्या थी, कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस कस्टडी में दिया गया है, चाहे वो किसी को भी दिया गया हो, वो भी साबित नहीं हो सकता। पर अगर वहां पे मजिस्ट्रेट मौजूद था जब वो कन्फेशन दिया गया, फिर उसको साबित कर सकते हैं। पर सेक्शन 27 क्या कह रहा है कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया गया है, भले ही वो किसी भी व्यक्ति को दिया गया हो, अगर उस कन्फेशन की वजह से कोई डिस्कवरी हुई है, कोई बरामदी हुई है, और इस डिस्कवरी में और कन्फेशन में सीधा सीधा संबंध है, तो वो वाला भाग, कन्फेशन का वो वाला भाग जो सीधे तौर पे उस डिस्कवरी से जुड़ा है, उसको साबित किया जा सकता है। ये कहानी बच्चे हमने अभी तक सीखी है 25, 26 और 27 में। ठीक है, इसके ऊपर एक केस है अग्नु नगेशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और मैं चाहता हूं क्योंकि आपका बिल्कुल दिमाग उस पोजीशन में है कि आप जज कर पाओगे सिचुएशन को, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, फिर आप बताइएगा कि क्या स्थिति होनी चाहिए। बच्चे, केस का नाम है अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 1965 का केस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ बच्चे, ये जो एक्यूज व्यक्ति है अग्नु नगेशिया जो है, इसने मर्डर कर दिया, 2-4 लोगों का मर्डर किया, एक रत्नी नाम की महिला का, चामेन नाम के व्यक्ति का, और ये सारे इसके रिलेटिव्स हैं, सोमरा नाम का, टोटल 4 लोगों का इसने मर्डर किया। इन चारों लोगों का मर्डर करने के बाद ये खुद पुलिस थाने में गया और इसने खुद एफआईआर लिखवाई, सोचो, और उस एफआईआर में इसने सब कुछ बता दिया, हर चीज बता दी कि साहब देखो ऐसा ऐसा था, ये लड़ाई थी, ये झगड़ा था, मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने इन 4 लोगों का मर्डर कर दिया। ठीक है, हर चीज A to Z उसने सारी डिटेल खुद अपने मुंह से खुद एफआईआर लिखवा के उसमें दे दी। फिर देखो क्या होता है, अगले दिन जो भी इसने जानकारी दी, उस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए जो सब इंस्पेक्टर साहब थे, वो इस एक्यूज को अपने साथ ले गए और ये वहीं पे गए जहां पे मर्डर हुआ था। वहां पे ये जो एक्यूज था उसने खुद उंगली से इशारा करके दिखाया कि कहां कहां पे उसने उन लोगों की डेड बॉडियों को गाड़ा है, छुपाया है, जिनका उसने मर्डर किया है। और वहीं उसने अपना जिस हथियार से उन लोगों को मारा था, उसको भी, उसकी तरफ भी इशारा किया कि देखो ये हथियार है, ये यहाँ पे मैंने छुपाया है, इसकी वजह, इससे मैंने हत्याएं करी हैं, और ये देखो डेड बॉडी है जिस जिसकी मैंने हत्या करी है। खुद दिखा रहा है सब इंस्पेक्टर के साथ जाके। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। ठीक है, जब मेडिकल रिपोर्ट आई डेड बॉडी की, उनमें भी यही दिखाया गया कि जिस हथियार की तरफ इसने इशारा किया है, जो इसने हथियार दिखाया है कि मैंने इससे मारा है, असल में मेडिकल एविडेंस भी यही कह रहा है कि असल में जो मर्डर किया गया है उसी हथियार से किया गया है, वैसे ही पैने हथियार से किया गया है। अब बच्चे स्थिति क्या है, यहां तक तो सब अच्छा लग रहा है कि एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिए, खुद बात सारी बता दी और खुद ही रिकवर करवा दी सारी डेड बॉडी और हथियार सब। पर परेशानी कहां है, परेशानी ये आती है कि ये बच्चे, ये मर्डर होते हुए किसी ने नहीं देखा, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है। जो भी एविडेंस इस व्यक्ति के खिलाफ है, अग्नु नगेशिया के खिलाफ है, वो उसका खुद का ही एविडेंस है, जो उसने एफआईआर में बातें बोली हैं, जो चीजें उसने रिकवर करवाई हैं, केवल वही आधार है, केवल वही एविडेंस है। और इसी एफआईआर पे रिलाय करते हुए, इसी एविडेंस पे रिलाय करते हुए, जो हमारा सेशन कोर्ट था, उसने फांसी की सजा सुना दी अग्नु नगेशिया को। अग्नु नगेशिया ने बोला कि साहब आप कर क्या रहे हो,
मैंने जो भी बातें एफआईआर में बोली हैं साहब, आप समझो, जो भी बातें मैंने एफआईआर में बोली हैं वो किसको बोली, वो पुलिस वाले को बोली हैं। और सेक्शन 25 कहता है कि जो भी कन्फेशन पुलिस वाले को दिया गया है वो प्रूव नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जब मैं वहां पे कन्फेशन दे रहा हूं, जब मैं उस स्थिति में हूं, जब मैंने कबूल लिया कि मैं उस पोजीशन में हूं कि मैंने वो अपराध किया है, तो मैं सब कुछ बता दूं, जो भी मुझे पता है मैं सब कुछ बता दूं। सेक्शन 25 ये साफ साफ कहता है कि उस चीज को, उस स्टेटमेंट की वजह से केवल आप सच नहीं मान सकते। आपके पास कोई दूसरा एविडेंस है नहीं, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो उस बात को इंडिकेट करे। वो ये प्रूव्ड वाली बात पे पॉइंट कर रहा है। कोर्ट कह रहा है कि ठीक है हम उसको प्रूव नहीं कर सकते पर और तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अग्नू नगेशिया कह रहा है कि और इस्तेमाल करो ना, और क्या आधार है, किस बात पे आपने प्रूव्ड माना है कि मैंने ही वो क्राइम किया, क्योंकि आपके पास बस वही स्टेटमेंट है, वही एफआईआर है, और कुछ है ही नहीं आपके पास। तो आप तो इनको आधार मान रहे हो उनकी सच्चाई का, जो गलत है, 25 के खिलाफ है। इस बात को लेके वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी उसकी सुनी नहीं अग्नू नगेशिया की, और हाई कोर्ट ने भी उसका जो डेथ पेनल्टी थी उसको कंफर्म कर दिया कि इसको फांसी होनी ही चाहिए। इस बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट आ गया है, और सुप्रीम कोर्ट पे वो खूब हल्ला उल्ला कर रहा है और बोल रहा है कि देखो सेक्शन 25 का सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है मेरे खिलाफ। मैंने सारी चीजें एक पुलिस वाले को बताई थी, उन पुलिस वाले की बताई हुई बातों को कन्फेशन मान के मुझे देखो फांसी की सजा दी गई है। सीधा सीधा ये गलत काम हो रहा है। अब अगला सवाल आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब अग्नू नगेशिया एक बात को समझ, दोस्त तूने जो भी बातें बोली पुलिस वाले को, चल मैं तुम्हारी बात मान ली कि उसको कन्फेशन नहीं मानना चाहिए था, प्रूव्ड नहीं मानना चाहिए था, उन्हें आधार नहीं मानना चाहिए था तुमको सजा देने का, तुम्हारी बात मान ली। पर सेक्शन 27 भी तो है, और मुझे लगता है आप लोगों के भी, कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सेक्शन 27 भी तो है। सेक्शन 27 कहता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन की वजह से जो कन्फेशन में दी गई है, अगर किसी चीज की डिस्कवरी हो जाती है तो उस भाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस भाग को इस्तेमाल कर सकते हैं सजा देने के लिए। तो अग्नू नगेशिया भी बहुत स्मार्ट, उसने बोला अच्छा जी। अग्नू नगेशिया ने बोला जज साहब पहले आप खुद ध्यान से सेक्शन 27 को पढ़ो। जो सेक्शन 27 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो कन्फेशन दिया जा रहा है वो पुलिस कस्टडी में दिया जा रहा है, पुलिस वाले की बात नहीं करता। सेक्शन 25 पुलिस वाले की बात करता है, पुलिस कस्टडी की बात तो सेक्शन 26 करता है। और क्योंकि सेक्शन 27 में केवल पुलिस कस्टडी वाली की स्थिति की बात हुई है, उस स्थिति की बात नहीं हुई जिसमें किसी पुलिस वाले को स्टेटमेंट दिया गया हो, इसलिए 27 मुझ पे लागू होता ही नहीं है। मेरी तो पूरी कन्फेशन रिजेक्ट होनी चाहिए, जिससे डिस्कवरी हुई वो भी रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस कस्टडी में नहीं था, मैंने तो पुलिस वाले को कन्फेशन दी। 27 जो है वो 26 वाली सिचुएशन पे अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है बात तो बिल्कुल सही है यार, सेक्शन 27 में जो लिखा है वो तो पुलिस कस्टडी ही लिखा है, पुलिस वाले को तो लिखा नहीं है, तो बड़ा स्मार्ट बंदा है। फिर कोर्ट ने कहा अच्छा, कोर्ट ने कहा जो तुम्हारी बात है हम उसको पूरी तरीके से सच मान लेते हैं कि जो भी बातें तुमने एफआईआर में कही मर्डर करने के बाद पुलिस वाले को, वो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आपका क्राइम साबित करने के लिए। खत्म बात, आप जीत गए। पर अगले दिन जब आप सब इंस्पेक्टर साहब के साथ गए थे अपना गुनाह कबूलने के बाद, अगले दिन जब आप सब इंस्पेक्टर साहब के साथ गए थे और जब आपने हीरो बन के इशारा किया था कि वो देखो हथियार है जिससे मैंने मारा, और वो देखो डेड बॉडीज हैं जिनको मैंने मारा, ये जो
आपने इंफॉर्मेशन दी थी, ये इंफॉर्मेशन आपने पुलिस कस्टडी में दी थी। क्यों दी थी पुलिस कस्टडी में? क्योंकि जैसे ही आपने कन्फेशन किया था, पुलिस वालों ने आपको अरेस्ट कर लिया था और आप पुलिस की कस्टडी में आ गए थे। और अगले दिन भी जब आप सब इंस्पेक्टर के साथ गए थे उस जगह पे जहां पे आपने मर्डर किए थे, आप पुलिस कस्टडी में थे। तो उस समय पे जो भी कुछ आपने बोला कि वो देखो हथियार जिससे मैंने मारा है और वो देखो डेड बॉडी जिनको मैंने मारा है, वो पूरी तरीके से सेक्शन 26 के अंदर गिरने वाली स्टेटमेंट है, कन्फेशन है। क्योंकि ये बोलना कि वो देखो हथियार जिससे मैंने मारा है, वो एक ऐसा फैक्ट है, ऐसा फैक्ट एडमिट कर रहे हो जो अपराध दिखाता है। वो देखो डेड बॉडी जिसको मैंने मारा है, ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो अपराध दिखाता है। तो ये दोनों ही स्थितियां सेक्शन 26 में बिल्कुल गिरने के लायक हैं, पुलिस कस्टडी में दी गई हैं। और क्योंकि उनकी वजह से डिस्कवरी हुई है, उस स्टेटमेंट की वजह से, वो देखो हथियार जिससे मैंने मारा, वो देखो डेड बॉडी जिनसे मैंने मारा, उनसे उनकी रिकवरी भी हुई, डिस्कवरी भी हुई, मतलब सेक्शन 27 भी लागू होता है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि सेक्शन 27 आप पे लागू नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन जब आपने ये काम किया तब आप पुलिस कस्टडी में थे। इसलिए ये वाले भाग आपकी स्टेटमेंट, एफआईआर में जो भी कुछ बोला नहीं माना जाएगा, पर अगले दिन जो आपने किया सब इंस्पेक्टर के सामने जो रिकवरी करवाई, वो उसको सेक्शन 27 के अंदर लेके आती है। और आपकी वो दोनों स्टेटमेंट्स की, वो हथियार इससे मैंने मारा और ये देखो इसकी रिकवरी, और ये देखो डेड बॉडीज जिनको मैंने मारा, इनको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही आपने वो स्टेटमेंट पुलिस कस्टडी में दिए थे, क्योंकि सेक्शन 27 ऐसा कहता है। पर कोर्ट ने ये माना कि हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट, हथियार वाली भी डेड बॉडी वाली भी, इस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल तो की जा सकती हैं, पर ये सफिशिएंट नहीं है। केवल इनके आधार पे ये साबित नहीं हो पा रहा है कि इसी व्यक्ति ने उन 4 लोगों का मर्डर किया है। केवल इसी आधार पे नहीं हो पा रहा, केवल यही है। क्या है एविडेंस? अगर देखा जाए क्या है एविडेंस? बस इतना सा है कि इसने कहा है कि वो है हथियार जिससे मारा, वो है क्या डेड बॉडी जिनको मारा, बस इतना सा है। इन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई चीज प्रूव्ड नहीं होती, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है। इसलिए कोर्ट ने जो सेक्शन 302 के अंदर उसको मृत्युदंड दिया गया था, उसको वापस ले लिया, 302 की धारा हटा दी, पर उसको कन्विक्ट किया। अब बताइए, समझ पाए बच्चे? यस इस केस का कोई भी Yes, पॉइंट sir. जो समझ में नहीं आया? कैसे 25 से 26 पे गए, कैसे 26 से 27 पे गए? क्या सभी लोगों को समझ में आया है? जी सर। सर क्योंकि सेक्शन 27 ये बात करता है कि लाइक डिस्कवरी इन कंसिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उस बेसिस पे कोर्ट ने सेक्शन 27 को रिफर किया यहाँ पर। यही पॉइंट है ना सर? और पुलिस कस्टडी में था। पहली Yes, वाली sir, हाँ। स्थिति एफआईआर जो थी वो 2 पुलिस ऑफिसर थी, उसमें 27 अप्लाई नहीं होता, 27 केवल 26 की सिचुएशन में अप्लाई। यस सर। Sir, Clear, but sir. there was a discovery in relation with the confession given. एक बार रिपीट करो श्री बच्चे। Sir, but there was a discovery of like in relation with the confession given. So why wasn't section 27 listed in complete, like why wasn't the confession accepted? Confession was accepted, but not the one जो एफआईआर में दिया गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सेक्शन 27 क्या कहता है? केवल उतना पार्ट जिसकी वजह से डिस्कवरी हुई है। तो वही वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं 3 बातें कहता हूं कि मैंने ही मारा है, वो देखो चाकू जिससे मारा है, वो देखो डेड बॉडी जिनको मारा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है कि मैंने ही मारा है, इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते 27 के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से कोई डिस्कवरी नहीं हो रही। दूसरी तीसरी को कर सकते हो, और कोर्ट ने पाया ये जो दूसरी है ये सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि उसी ने किया है।